नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्लूरल्स पार्टी की उम्मीदवार अनुराधा सिंह। अनुराधा जी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से प्लूरल्स के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और अभी हमारे साथ मौजूद हैं विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए। वे बताएंगी कि क्या सोच करके किन मुद्दों के साथ वे इस बार बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ रही हैं, बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में लोग ठीक से प्लूरल्स बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसे में आपको वोट कैसे देंगे लोग? देखिए, सही कहा आपने कि जो स्थिति है अभी हमारी वही 80 के दशक वाली स्थिति है। आप 2020 में मुझसे बैठकर पूछ रहे हैं कि लोग प्लूरल्स बोल भी नहीं पाते हैं। हमें 2020 में ही 20 से लेकर 25 तक इस चीज़ को ख़त्म कर देना है। 2020 में लोग अच्छे से प्लूरल्स बोलेंगे, समझेंगे और हर ज़ुबान पे बस प्लूरल्स 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 ही होगा। प्लूरल्स का विज़न क्या है? क्या सोच करके जो है अचानक जो है इस बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी एंट्री हुई? प्लूरल्स का विज़न है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार। जैसा कि मैंने कहा, वही सारी चीज़ें, इंसान की एवरेज एज जो है वो 60 साल है, ठीक है। हर 5 साल राजनीतिक पार्टियां आती हैं, कहती है 5 साल हमें दो, हम ये काम करेंगे जी, हम बेरोजगारी दूर करेंगे जी, हम शिक्षा देंगे जी, हम स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे जी। देते ही आ रहे हैं। स्थिति सबके सामने है, किस बदहाल स्थिति में हमारा बिहार है। हम कह रहे हैं हमें बस 5 साल आप दो, बस 5 साल, और फिर देखो कि हम आपको कौन सा बिहार देते हैं। ऐसा बिहार जिस पे आपको गौरव होगा, वो गौरवान्वित बिहार हम आपको वापस देंगे। ये जो 21वीं सदी है उसका बिहार देंगे हम आपको, जहाँ पे रोज़गार है, जहाँ पे शिक्षा है, जहाँ पे लोगों को तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, जहाँ पे लोग अगली बार फिर से नाले के नाम पर हमारे यहाँ पे कूड़े का निस्तारण नहीं है जी, हमें इंदिरा आवास के पैसे नहीं मिल रहे हैं जी, शौचालय तो बन गया जी बट वो उसकी क्या स्थिति है जी। इन सब मुद्दों पे मैं आपको बता रही हूँ, आने वाले 5 साल में अगर हम आते हैं, आप इन मुद्दों पे वोट नहीं दे रहे होंगे। ये बात तो ठीक है कि आप ये करेंगी, आपका विज़न बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन आप अपनी बात को समझाएंगी कैसे? आप जिस सोशल मीडिया पर में ये कर रही हैं उसकी पहुंच अभी भी बिहार में जो है गांव तक, खलिहान तक और बथान तक नहीं है। कैसे समझाएंगी आप? मैं बताती हूँ आपको किसने कहा कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं? जाहिर सी बात है, हम 2020 में बैठे हैं। सोशल मीडिया एक टीम है मैसेज कम्युनिकेट करने का। हम लोग पत्रकार हैं, मैं जानती हूँ, हमने पढ़ा है कि मीडियम इज़ द मैसेज। तो कई बार वो अप्लाई भी करना होता है, उसे यूज़ करना होता है। हम लोग ग्राउंड में हैं, फील्ड में। मैं आपको कल की बात बताती हूँ। हमारे विधानसभा में मकिया एक गांव है, बसैठा उधर, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि एक गांव को जो मेन सड़क से पगडंडी जोड़ती है, सड़क नहीं है। लोगों ने मुझे बोला कि जो आपके विधायक रही हैं अभी, उन्होंने आकर, महिलाओं ने बोला कि उन्होंने हमारे पैर पकड़े और बोला कि आप मुझे वोट दो और मैं आपको ये बनाकर दूंगी। 5 साल हो गए। लोगों ने बोला कि हमें गोद में उठाकर, जब कोई बीमार होता है कंधे पे लेके गोद में उठा के, जब बारिश के सीज़न में या सीने तक पानी होता है, हम उन्हें गोद में उठाकर ले जाते हैं पानी में तैर के, ठीक है। वहाँ बगल में कब्रिस्तान है। लोगों ने बोला कि जब हमें मृत शरीर को ले जाना होता है, उसके साथ ही लोग गिर जाते हैं, वो इतनी पतली पगडंडी है। 2020 में बैठकर हम इन मुद्दों पे आपसे वोट मांगे, जो 80 के दशक से ये लोग चलाते आ रहे हैं, ठीक करते नहीं हैं। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? उन्हीं मुद्दों पे तो वोट मांगना है, वो क्यों ठीक करेंगे? लेकिन ये ठीक है कि हम लोग 2020 में बैठे हुए हैं, जमाना बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन यहाँ का जो चुनाव होता है, इस चुनाव का जो गणित होता है बहुत अलग तरह का गणित होता है। और आप भी चूँकि यहाँ की हैं तो इस गणित को आप भली भांति समझती होंगी कि यहाँ जातिवाद है, कास्टिज्म फैक्टर है, लोग प्रलोभन में भी आकर के वोट देते हैं। तो इस सब से आप कैसे सामना कर पाएंगे? मैं बताती हूँ। सिस्टम में रहने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में रहना ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब मैं शादी करके आई थी तो जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो यहाँ तक घूंघट था,
कुछ औरतें आईं और उस घूंघट को मतलब कि पहले तो पीछे था, घूंघट को खींच के नीचे कर दिया। तो मैंने कहा, मुझे लगा कि मतलब ये क्या है, बट मैंने उस मन में सोचा कि मेरा गोल क्या है, मुझे यहाँ रहना तो है, मैंने सोच समझकर शादी की है, अब मुझे इसे बदलना भी है। बहुत आसान होता मैं चली जाती, मैं यहाँ आती ही नहीं, मैं दिल्ली में रहती, काम करती, सब कुछ करती, बट एक परिवार है, पारिवारिक मूल्यों से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उनको भी लेकर चलना है, साथ ही सिस्टम को भी बदलना है। तो आज मैं आपके सामने हूँ, सर पे कोई घूंघट नहीं है, मेरे जो इन लॉज हैं उनका सपोर्ट है, पूरे गाँव का सपोर्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि सिस्टम को बदला है और बदलेंगे। चलिए पहले हम थोड़ा अपने मतलब की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि आप पत्रकार रह चुकी हैं, मैं भी एक पत्रकार हूं। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो पत्रकारों के लिए क्या करेंगी? कुछ है आपके पास योजना? बिल्कुल विजन है। मैं भी उन चुनौतियों से रूबरू हुई हूँ, उन सारी प्रॉब्लम से होते होते यहाँ पहुँची हूँ। देखिए, होता क्या है ना समाज में आजकल कि लोग कहते हैं कि ये इधर के हैं जी, ये उधर के हैं जी, ये इनके सपोर्ट में कर रहे हैं, ये उनके खिलाफ में कर रहे हैं। आप समझिए, एक प्रॉब्लम होती है ना, जो उसके कई लेयर्स होते हैं, वो प्रॉब्लम जितनी डीप रूटेड होगी उतना जाकर लेयर्स के साथ आपको सॉल्यूशन लाना होगा, लेयर बाय लेयर। तो हमें उस चीज़ को दूर करने, कभी आपने ये लोग समझते नहीं हैं कि क्यों ऐसा होता है। पत्रकारों, ऐसा नहीं है कि लोग मतलब कि कोई किसी के खिलाफ करता है, कोई कुछ करता है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। लोग अपनी अपनी सोच है, वो उससे आइडेंटिफाई कर जाते हैं। उन्होंने कुछ बोला तो आप किसी और पार्टी के समर्थक हैं, आप किसी और पार्टी के समर्थक हैं, आपको उनकी बात अच्छी लगी, आपको उनकी बात अच्छी लगी। एक पार्टी ने बोला ये उसके खिलाफ है जी, दूसरी पार्टी ने बोला ये उसके सपोर्ट में जी है, ठीक है। दूसरी बात, जो उनकी चुनौतियां हैं, जहाँ तक आपने बोला उनके लिए, हमारे यहाँ पर हमारे विधानसभा में मैं आपको बता दूं, वो हम सब जो भी लोग हैं मिलकर, आप लोग बताएंगे कहाँ पे हम वो सेंटर बनाएं। एक प्रेस सेंटर होगा वर्ल्ड क्लास का, वाईफाई की सुविधा होगी, टेक्नोलॉजी से लैस होगा वो प्रेस सेंटर हमारा। जितने भी हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो भले ही किसी यूट्यूब चैनल के ही क्यों ना हो, उनके 2 सब्सक्राइबर ही क्यों ना हो, उनको हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने वाले हैं। वहाँ एक डॉक्टर होंगे प्रेस सेंटर में, जो हमारे मीडिया कर्मियों के लिए होंगे। वो फील्ड में होते हैं, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, उनका परिवार उनके पीछे छूट जाता है, कोई बीमार है, कोई कुछ। आप अपना जो चौथा स्तंभ है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, आप सच्चाई जनता तक पहुँचाइए, आपके लिए हम हैं। पत्रकार बड़ा संवेदनशील प्राणी होता है। बेनीपट्टी में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको परेशान करती है, टीस देती है आपको? बेनीपट्टी में एक समस्या नहीं है, मैं आपको बताऊं, कई समस्याएं हैं, और वो सारी समस्याएं मुझे टीस देती हैं। पहले तो आप देखिए कि इनकी जो योजनाएं हैं, पहले हम मैंने कहा ना, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, हम एक एक करके बात करते हैं। आते हैं हम शिक्षा पे। स्कूल की स्थिति आपने देखी है, कितनी पढ़ाई होती है, क्या क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कहते हो शिक्षा सुनहरे भविष्य की नींव रखती है, आपने पूरे शिक्षा प्रणाली को चौपट कर रखा है। फिर आप कहते हो कि लोगों का जो यहाँ पे है कि शिक्षक जो हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है, उनको ऐसे ही ये बातें हैं समाज में। देखिए, हमें हिपोक्रेसी नहीं करनी है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, हम जानेंगे कि ये हमारी बीमारी है, तभी हम उसे दूर करेंगे ना। हम बीमारी की हम बात ही नहीं करेंगे और बस ऐसे ही चलता रहेगा, फिर तो चलता रहेगा, साल दर साल दशकों लग जाएंगे। तो हमने कहा है कि हम उन टीचर्स को ट्रेन करेंगे, वर्ल्ड क्लास लेवल की ट्रेनिंग देंगे, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे हमारे, जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं। और फिर जब एक शिक्षक समाज को सुधारता है, जब वो खुद इतना ट्रेंड होकर सब कुछ करेंगे, तो आप सोचो कि फिर वहाँ से पढ़े हुए जो बच्चे होंगे वो क्या क्या बनकर, बिहारी टैलेंट, आप खुद समझ रहे होंगे कि न जाने कहाँ कहाँ, किन शहरों, किन देशों में जाकर हम वहाँ की जीडीपी बढ़ाते हैं। तो हमारा जो अपना टैलेंट है ना, हम उसको यूटिलाइज कर लें, नंबर 1 होंगे हम। धन्यवाद अनुराधा जी। बिहार की जो राजनीति रही है, और यहाँ विभिन्न विचारधारा की राजनीति यहाँ से पनपती रही है, और यह राजनीति जो है पूरे देश को प्रभावित करती रही है। प्लूलर्स वैचारिक रूप से
किस विचारधारा के निकट है? देखिए, हमारी जो विचारधारा है ना, वो ये है जनगण सबका शासन, ठीक है। जो पॉलिसीज़ होती हैं ना, आज तक क्या होता है, पॉलिसीज़ लोग जो हम लोग नकली नेता कहते हैं उन्हें, वो अपने फ़ायदे के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन सब चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं। हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारे मुद्दे सिर्फ एक ही है कि बिहार को उसका गौरव वापस दिलाना। हम जो बिहारी हैं, जब अपने मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा की अभी डेथ हुई है, वो कैंसर पेशेंट थे, दिल्ली में थे हमारे साथ। तो जब बिल्कुल ही वो बेड रिडन थे, तो वो कहते थे कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने लोगों के बीच में ले चलो, मुझे अपने समाज के बीच में ले चलो। तो वो चीज़ बहुत दिल को छूती थी। खैर वो तो नहीं आ पाए यहाँ वापस, गुजर गए, हम उनकी अस्थियाँ लेकर आए थे। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो हमारी विचारधारा है ना, वो एक प्रोग्रेसिव विचारधारा। आप किस चीज़ से पूछना चाह रहे हो, क्या विचारधारा, मुझे आप क्लेरिफाई करेंगे? समाजवाद के निकट हैं आप या मैं बताती हूँ, हम किसी भी एक्सट्रीमिटी के निकट नहीं हैं। आप कहते हो, हम उन विवादों में मैं नहीं पढ़ना चाह रही, क्योंकि हमारा एक अपना एजेंडा, हम सकारात्मक अपनी पॉलिसीज़ के साथ आगे बढ़े। चूँकि आपने पूछा है, होता क्या है ना कि जो हमारी जो कंट्री है, उसका एक उसकी एक कल्चरल वैल्यू है, उसकी ट्रेडिशंस हैं, तो उसको लोगों ने बांट रखा है अपने अपने फ़ायदे के लिए, और उसको विचारधारा में डिवाइड कर रखा है। कुछ जो है वो इधर एक्सट्रीम है, कुछ जो है वो इधर एक्सट्रीम है। हमारी विचारधारा इंसानियत है, मनुष्यता है, हमारा धर्म इंसानियत है, हमारा जो सेवा है। गीता में कहते हैं कि मनुष्य का एक ही धर्म है, वो है सेवा। जहाँ तक विचारधारा की बात है ना, इन लोगों ने विचारधारा सिर्फ अपने वोट बैंक की नीति के लिए विचारधाराएं भी बना रखी हैं। ये विचारधारा क्या चीज़ होती है? एक्सट्रीमिटी, इधर रिलीजन, और इसके लिए विचारधारा होती है। विचारधारा तो डेवलपमेंट की होनी चाहिए ना। धन्यवाद। माने आप मानवतावादी विचार में जो है विश्वास रखती हैं? हम लोग कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसे दुनिया मनुष्य कहती है। धन्यवाद। आप ये बताइए कि बेनीपट्टी में आपका मुकाबला किससे है? कोई मुकाबले में है ही नहीं। आप ग्राउंड पे जाइए ना, लोग थक चुके, दोनों को देख चुके हैं ना। एक तो बाहरी हैं दोनों ही, आपके जो मौजूदा, मतलब जिन्हें आपने चुना है, जो आपकी विधायक हैं, जो दूसरी पार्टी से हैं, जिनको हम लोग ये सब नाम लेते ही नहीं हैं, वो सब जनता जानते हैं। हमारा एक अपना एजेंडा है। विनोद नारायण झा जी हैं, तो सबको देख चुकी है जनता, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत। मैं फील्ड पे जाती हूँ, लोग बताते हैं कि क्या क्या उन लोगों ने काम किया है। सब काम सबके बीच है, हमें उन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें अपनी पॉलिसीज़ ले। हाँ, आप हमारी पॉलिसीज़ पे बात करें तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, बाकी तो जनता जवाब देगी ही 10 तारीख को। धन्यवाद। आपने विकास की बात कही, आपने कई बात भी कही कि मैं ये करूँगी, ये समस्याएं हैं, लेकिन मैं फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो सबसे पहला वो कौन सा काम होगा जिसको आप बहुत तुरंत करना चाहेंगे? देखिए, कई काम है जो हम फ़ौरन करेंगे। इसीलिए तो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी में रोल्स डिवाइडेड होते हैं। सब काम मैं ही थोड़ी करूँगी, हमारी पूरी टीम मिलकर करेगी। हम एक साथ, अगर हम बात करते हैं कि हम 5 साल बाद आपको बदला हुआ बिहार देंगे, हम कई लेवल पे काम करेंगे। सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन को एक साथ एड्रेस करना चाहेंगे। हमने चिन्हित कर रखा है, इन जगह नालों को बनवाना है, इन जगह सड़कें बनवानी है, वो सड़कें बनवानी है जो फिर 5 महीने में टूटे नहीं, वो परमानेंट रहेंगी, फिर वो सड़कें बनवानी। हाँ, एक जो मुद्दा मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं मतलब जब से शादी करके आई तो मेरा जो इंटरेक्शन यहाँ की लड़कियों के साथ होता रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है ना कि वो पढ़ना चाहती हैं, वो कुछ करना चाहती हैं, बट हमारा एक थोड़ा सा सामाजिक ताना बुना इस तरीके का बना हुआ है, और जो अभिभावक हैं उनके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो उस तरीके के नहीं हैं कि वो उन्हें कहीं बाहर भेजे। फिर एक चिंता भी रहती है मन में कि सुरक्षा और उसके जैसा माहौल है हमारे यहाँ पे। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हर गांव में एक लाइब्रेरी खोलने वाली हूँ। ये मैं अपने विधानसभा के लिए करने वाली हूँ। मेरे विधानसभा के हर गांव में एक लाइब्रेरी होगी जहाँ सिर्फ लड़कियाँ
वहाँ जाएंगी, वहाँ पढ़ेंगी। उस लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पे किताबें होंगी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग, पीओ, यूपीएससी, सब तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें होंगी। वहाँ पे हम एक करियर काउंसलर देंगे, जो क्या है ना कि यहाँ के यूथ को वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे क्या करना है, क्या करना है। तो उस टैलेंट को हम सही दिशा में चैनलाइज करेंगे। करियर काउंसलर उन्हें बताएंगे कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपके लिए ये सही है, और फिर हम उनको वहीं पे कोचिंग देंगे। और मान लीजिए लगता था कि कहाँ जाएंगे, सेफ़ नहीं है, तो मैं दे रही हूँ जहाँ सिर्फ लड़कियाँ होंगी उस लाइब्रेरी का उपयोग कर पाएंगी, वो करियर काउंसलर्स होंगे, बुक्स प्रोवाइड करवाऊँगी। उसके बाद अगर फिर भी कोई कहता है कि हमें जाने में वहाँ पे दिक्कत है, सेफ़ नहीं है, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे अपने जो हैं वो कुछ उसके व्हीकल्स होंगे, जिसमें से जो सिर्फ लड़कियों के लिए होंगे, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनको। दूसरी चीज़ कि हम यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने वाले हैं, हर पंचायत में एक हम योग सेंटर खोलने वाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो है सड़क नाले और ये सब तो हम करने ही वाले हैं। लेकिन मेरा ये जो मैंने आपको बोला, ये लाइब्रेरी वाला, ये मुझे बहुत दिल के करीब है। तो फिर वहाँ से एक तो ग्रास रूट लेवल पे एटीट्यूड का भी चेंज आएगा कि उन्हें वो सिक्योरिटी मिल रही है, उन्हें वो फ्रीडम मिल रही है, वो अपने हिसाब से सब कर सकती हैं, वहाँ जा सकती हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। फिर एक बहुत बदलाव आएगा समाज में। धन्यवाद। एक आप महिला हैं और मिथिलानी हैं। मिथिला की पहचान महिलाओं से रही है, चाहे वो सीता हो, अहिल्या हो, गार्गी हो, भारती हो। आप भी एक महिला हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप चुनाव जीत जाती तो महिलाओं के लिए आपके पास कोई प्लान है? बिल्कुल है। देखिए क्या है ना, आप एक नाम भूल गए, मैं बताना चाहती हूँ, सीता माता की माता सुनैना का, ठीक है। सीता माता की जो माता थी, माता सुनैना, उन्होंने, आज ये लोग बात करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, हम मिथिलावासी ना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और ये सब तो छोड़िए, हम एम्बेसडर्स रहे हैं महिला सशक्तिकरण के। आप देखें कि राजा जनक ने उनको शैक्षिक तौर पे तैयार किया। माता सुनैना ने उनको, अपनी बेटी नहीं थी वो, अपनी जाई उनकी उर्मिला थी, उनके बावजूद उन्होंने माता सीता को तैयार किया था कि वो जनक जी का साम्राज्य संभाल सकें आगे जाकर। तो हम तो विमेन एम्पावरमेंट के एम्बेसडर्स रहे हैं। उस चीज़ को इन लोगों ने ना अपने वोट बैंक के लिए जो है ख़त्म करके रख दिया। मैं उस गौरव को वापस दिलाऊंगी, धन्यवाद। गौरव को वापस दिलाऊंगी। धन्यवाद। और बहुत सारे प्लान्स हैं। मैं कल मैनिफेस्टो हमारा आ जाएगा, आप पूरा पढ़ लें और फिर आप मेरे पास आएँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल हमारा मैनिफेस्टो आ जाएगा। धन्यवाद। आपने मिथिलानी की बात की, मिथिला की बात की, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया राजा जनक का और सुनैना का। अभी मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग बहुत तेज़ी से हो रही है और अष्टम अनुसूची की भाषा है, दिल्ली में तो हो गया, लेकिन मैथिली की जो अपनी ज़मीन है वहीं पर यह अपेक्षित है। पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है लेकिन कोई काम हो नहीं रहा है। अगर आप चुनाव जीत जाती हैं तो आप क्या इन मुद्दों को सदन में उठाएंगे? पहली बात तो ये, जो हमारा हक है उसके उनको वो मुद्दा बना रहे हैं और लड़ हम रहे हैं। क्यों भाई? वो हमारा हक है, वो मैथिली भाषा मतलब गौरव है भाई हमारा, संविधान की 8वीं सूची में है और आपने उसको राज्य से ही, यहाँ से ही हटा दिया पाठ्यक्रम में। हम बिल्कुल उसके लिए हम वो तो करेंगे। अब क्या होता है ना कि इतने लोग कह चुके हैं ना करेंगे करेंगे करेंगे, कि लोगों का एक तरीके से वो उन्हें लगता है कि बस बोल ही रहे कि करेंगे भी। आप देखेंगे कि हम करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें आपका एक मैथिली का लैंग्वेज है, आप उसमें अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। और ये लोग, कितने शर्म की बात है कि ये लोग यहीं से उसको पाठ्यक्रम में हटा रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, आप समझ ही रहे हैं। तो इनके क्या एजेंडे हैं और क्या क्या है। आप सदन पहुंचती हैं तो इन मुद्दों को उठाएंगी आप? जैसे भावना झा ने कहा था कि मैं मैथिली में इन मुद्दों को उठाऊंगी भी और मैथिली में शपथ भी लूंगी। मैं क्या बोलूँ, हम जो करते हैं, कहते हैं वो करते हैं। हमारी पार्टी ने कहा कि हम
50% महिलाओं को हम टिकट दे रहे हैं, क्योंकि जब तक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, उनका इंक्लूजन नहीं होगा, और फिर क्या फ़ायदा। आप कहते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे और रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देते हो। तो हमने दिया है। आप देखिए हमारे कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, आप उठाकर देखिए, कुछ कमी रह गई है, वो इसलिए, वो भी अगली बार दूर हो जाएगी, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में आने से डर लगता है। इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है, हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब अगली बार वो भी दूर हो जाएगा। 50% जो कहा है वो 50% कंप्लीट होगा। धन्यवाद, हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, फीडबैक देने का कष्ट करें, और अगर आप इसी तरह के और भी कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।